नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ शिल्पा। तो उत्तर प्रदेश में खबरों की शुरुआत करेंगे 6 बड़ी खबरों से। जी हां, सबसे पहले बात होगी अयोध्या के विकास पर। आज शाम 5:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि अयोध्या आस्था, पर्यटन के साथ साथ व्यापार और रोजगार का केंद्र भी बने। वहीं इम्तिहान पर भी सियासत जारी है। जी हां, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है, सरकार पर निशाना साधा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। वहीं काशी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। काशी में 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ़ा है, जो चिंता बढ़ाता है। वहीं राकेश पांडे एनकाउंटर विवादों में घिर गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। वहीं कुशीनगर में स्वास्थ्य मंत्री का आदेश बेअसर होता हुआ नजर आता है। कानपुर में 2 लड़कियों में जमकर दे दनादन हुआ। क्यों हुआ, ये भी आपको बताएंगे। इस तरह से इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर ये 6 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, और आज उत्तर प्रदेश विशेष में होगी इन सभी 6 बड़ी खबरों पर विस्तार से बातचीत। सबसे पहली बात लखनऊ से करते हैं, जहां पर अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। जी हां, अयोध्या जोन के अधिकारियों के साथ आज शाम 5:30 बजे का समय रखा गया है अधिकारियों के साथ मीटिंग करने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मीटिंग करेंगे। इस बैठक में अयोध्या के विकास को लेकर हर पहलू पर चर्चा होगी, विस्तार से बातचीत होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अब तक कितने विकास कार्य हुए हैं, कहां तक वो पहुंचे हैं, किस स्पीड से वो किए जा रहे हैं, कहां क्या कोई कमी पेशी है, कहां किस चीज की दरकार है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों की संबंधित अधिकारियों से सारी डिटेल्स लेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी में आगे उठाए जाने वाले कदमों का भी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि आगे की क्या तैयारी है, यानी कि अब तक क्या कुछ हुआ है, किस रफ्तार से हुआ है, काम कहां तक पहुंचा है, और अब आगे किस रणनीति के तहत, किस मॉडल के तहत कितनी तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाया जाना है। इस पर भी आज प्रेजेंटेशन होगी, इस पर भी आज बातचीत होगी। अयोध्या के साथ साथ अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ बात करते दिखेंगे। पर्यटन विभाग का अनुमान है कि साल 2021 में लगभग 2.5 करोड़ पर्यटक अयोध्या पहुंच सकते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। और ऐसे में इन तमाम संभावित पर्यटकों को देखते हुए वहां पर उसी के मुताबिक, उसी के अनुरूप सुविधाएं भी विकसित करने पर जोर देना होगा। ये सारी जिम्मेदारी भी समय से पूरी होनी चाहिए। ऐसे में इसके मद्देनजर अब आगे कितनी तेजी के साथ और कहां-कहां, कैसे-कैसे, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाना है, विकास कार्य कितनी तेजी के साथ आगे किए जाने हैं, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। आज शाम 5:30 बजे का समय इस बैठक के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी संबंधित लोग इस बैठक में जुड़ेंगे। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके सभी से करेंगे बातचीत। सबसे पहले न्यूज रूम जाते हुए ब्रजेश, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अयोध्या को अब आस्था के साथ साथ रोजगार का केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाना चाह रहे हैं, इसके मद्देनजर आज शाम 5:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। किस तरह की हलचल है और किस तरह की आगे संभावनाएं नजर आती है? देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जब से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है, भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद से अयोध्या को लेकर के एक सीरियस पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि कैसे अयोध्या को अपने पुराने पौराणिक आध्यात्मिक स्वरूप में वापस लाया जाए। वो वैभवशाली अयोध्या जिसका जिक्र हमेशा से रामचरितमानस से लेकर रामायण तक होता है, उसको उसके अपने प्राचीन वैभवशाली स्वरूप में कैसे वापस लाया जाए, इसको लेकर के पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर निर्माण का फैसला आने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के एक बड़े लेवल पर अयोध्या के विकास का खाका खींचा था और तैयारियां शुरू कर दी थी। उसी के तहत चाहे वो अयोध्या को नगर निगम घोषित करना रहा हो, पूरी अयोध्या फैजाबाद को मिला करके नामांतरण करके अयोध्या के रूप में उसको विकसित करने की बात हो, वहां पर एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी तक बेहतर करने की बात हो, वो तमाम प्रयास
शुरू हो चुके हैं। सरयू घाट में जो घाटों के जो है एक देखा जाए सुंदरीकरण का काम लगातार किया जा रहा है, तो वो बहुत सारे ऐसे काम हैं अयोध्या पर जो लगातार हो रहे हैं और अब उनको और आगे किस तरह से ले जाया जाए, क्योंकि अब जब वहां भव्यतम राम मंदिर बनने जा रहा है तब वहां श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद आएगी और उसके लिहाज से आपको अयोध्या को उस पूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करना होगा और उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक है जिसको लेकर के आज न सिर्फ अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ बल्कि लखनऊ में बैठे हुए अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और मंत्रणा करेंगे। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहे। राघवेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। इसके अलावा हमारे साथ यूपी के जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, आज अयोध्या के साथ साथ अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ जब सीएम योगी आदित्यनाथ की बातचीत होगी तो अब तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ किया जाना है, आगे की जो भी प्रेजेंटेशन होनी है, इसको लेकर आज विस्तार पूर्वक गहनता के साथ चर्चा होनी है। ऐसे में कितनी तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज 5:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या मंडल के कमिश्नर, डीएम और एसएसपी समेत तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो विकास प्राधिकरण के हों, नगर निगम के हों, इन सब का जो रिपोर्ट भेजी गई थी कि अयोध्या को आखिर किन किन मुद्दों पर डेवलप करना है, चाहे यहाँ पर होटल कारोबार की बात की जाए, यहाँ के एयरपोर्ट की बात की जाए, यहाँ के गाइडों की बात की जाए, ट्रेवल एजेंटों की बात की जाए, यहाँ के पुरोहितों की बात की जाए, मंदिरों के जो सौंदर्यीकरण होना है उन सारे मुद्दों की बात की जाए। ये तमाम सारे ऐसे मामले हैं जिन पे अब तक क्या काम हुआ है, जो जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग होगी वह यहाँ से अधिकारियों से वो पहले लेंगे और इसके ठीक बाद जो है यहाँ के वो साधु संतों से भी बात कर सकते हैं कि कुछ साधु संतों को भी जो है इस मामले में ब्रीफिंग कराई गई है। लगातार यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं या यहाँ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, नगर आयुक्त हैं, इन सब ने यहाँ के साधु संतों से भी तमाम सारे इन मुद्दों पर बात की थी। और सबसे खास चीज है शिल्पा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सूबे की कमान संभाले उसके बाद से अयोध्या के प्रति उन्होंने क्या लगाव है उसको ना ही सिर्फ अयोध्या वासियों को दिखाया बल्कि पूरी देश और दुनिया में अयोध्या में उनकी क्या दिलचस्पी है, क्या लगाव और क्या आस्था है भगवान राम के प्रति और अयोध्या वासियों के प्रति, उसका संदेश उन्होंने लगातार दिया है। 2017 में भी यहाँ पर जो है बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था दीपोत्सव का, 18 में भी हुआ और 19 में भी हुआ। 18 और 19 में दीपोत्सव का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दर्ज हो गया। राम की पहाड़ी को मानो दुल्हन की तरीके सजा दिया गया था। अवध विश्वविद्यालय के इतने ज्यादा वॉलंटियर लगा दिए गए थे। राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया, इसके बाद से अयोध्या को और ज्यादा कितना विस्तार देना इस पर भी मुख्यमंत्री की खासा नजर है। उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री करीब 5:30 बजे लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम सारे अधिकारियों से जुड़ेंगे। अयोध्या की जो बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर वरुण उपाध्याय का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर वरुण, आज जब ये बैठक होगी, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास को लेकर हर पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन जरा ये बताएं वरुण कि अब तक अयोध्या में कितनी तेजी के साथ काम हुआ था और अब इस ऐतिहासिक फैसले के बाद उसमें कितनी रफ्तार पकड़ी है, कितनी तेजी के साथ अब विकास कार्य आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज इसकी भी समीक्षा होगी। जी, अयोध्या अब विश्व पटल पे दिख रहा है और ये आस्था, आध्यात्मिकता और पर्यटन के साथ साथ व्यापार के लिए भी एक बड़ा केंद्र होने जा रहा है। आज अयोध्या के विकास पे जो भी चर्चा समीक्षा होगी उसमें खास तौर से जैसे पौड़ी, गुप्तार घाट, दिगंबर अखाड़ा, लक्ष्मण किला आदि में निर्माण कार्य अंतिम चरण पे चल रहा है। हाँ। इसके साथ ही राम कथा पार्क, तुलसी घाट, बस स्टैंड इसका भी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ जो है पर्यटन विभाग ने एक अनुमान लगाया है कि 2021 तक यहाँ लगभग 2.5 करोड़ पर्यटक आ सकते हैं जी, और वहीं 2031 में 6.5 करोड़ के आसपास जी। तो इसको देखते हुए एक बड़ी तैयारियां चल रही है। चूंकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में अयोध्या रहा है, पूरी भाजपा की प्राथमिकता में रहा है, तो उसको देखते हुए छोटे छोटे टारगेट को पूरा करके बाकायदा उसकी समीक्षा करना, साधु संतों से मिलके और अच्छा क्या किया जा सकता है, इन विषयों पे मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं। और मुख्यमंत्री की जो सबसे अच्छी टीम है वो अयोध्या में लगी हुई है, जो सारी चीजों पे नजर बना के रखी हुई है जी। तो अयोध्या को धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करने का काम चल रहा है। ऐसे में आप इसे, वरुण जी, ऐसे में आप इसे कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? और जाहिर तौर पर जितनी बड़ी ये चुनौती दिख रही है उतनी ही बड़ी ये जिम्मेदारी भी सरकार के कंधे पर दिख रही है, जिसे सरकार को हर हाल में पूरा करना होगा, इस पर खरा उतरना होगा, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें हैं।
जी, समय के लिहाज से तो समय कम है, काम बहुत तेजी से वहाँ हो रहा है और मुख्यमंत्री की कैबिनेट भी लगी हुई है जो समय-समय पे जाके समीक्षा कर रहे हैं। चुनौतियाँ तो बहुत है वहाँ, हाँ। लेकिन इन चुनौतियों में बहुत एक अच्छाई ये है कि जो बगल में कार्यशाला में बहुत दिन से काम चल रहा था, तो उन चुनौतियों को वो कुछ कम करने में सहायक होगा। हम्म। चूँकि रूपरेखा पहले ही तैयार हो गई है। कल पता चला जैसे कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो नक्शा मानचित्र पास होना है, उस पे भी विचार विमर्श हुआ। सरकार एक-एक कदम फूँक-फूँक के चल रही है कि कहीं से कोई ऐसी बात ना हो, जो रुकावट या किसी तरह की समस्या पैदा करे तेजी से हो रहे काम में। जी, चलिए ठीक है वरुण, आप हमारे साथ बने रहे। ब्रिजेश श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, एसोसिएट एडिटर। ब्रिजेश, जिस तरह से हम चुनौतियों की बात कर रहे थे और एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि तय समय सीमा के अंदर इस काम को करना होगा और जैसे ईंट से ईंट मिलाकर एक तरीके से दीवार बनाई जाती है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम को आगे बढ़ाना होगा और स्टेप बाय स्टेप जब काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जाहिर तौर पर हर एक स्टेप पर उतना ही ध्यान देना होगा, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य का वहां पर निर्वहन करना होगा, तभी तय समय सीमा तक ये काम पूरा किया जा सकता है। और ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2022 में एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है। हाँ। और सरकार चाहती कि 2022 से पहले अयोध्या अपने भव्यतम स्वरूप को प्राप्त कर ले या भव्यतम स्वरूप की तरफ वो तैयारियां साफ तौर पर नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूं तो अभी 3.25 साल का वक्त लगभग मंदिर निर्माण में लगना है, लेकिन 2 साल यानी 2022 तक के समय इस तरह से निर्धारित किया गया कि 2022 तक अगर मंदिर का गर्भगृह बनकर के तैयार हो जाता है तो रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जा सकता है अपने मूल मंदिर में। तो सरकार चाहती है कि 2022 से पहले अयोध्या का कायाकल्प हो जाए और अयोध्या में वो बदलाव दिखाई देने लगे, वो अयोध्या जिसको उस प्राचीनतम भव्यतम स्वरूप में लाने की कवायद सरकार कर रही है वो दिखाई दे जाए। और उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, कैसे एयरपोर्ट बनेगा, कैसे रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, कैसे होटल्स और जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाएगा। समझा जा सकता है कि तो कितना महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद व्यक्तिगत तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, पल पल की डिटेल्स, पल पल की जानकारी वो संबंधित अधिकारियों से समय समय पर लेते आ रहे हैं। और आज भी इसी के मद्देनजर शाम 5:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। क्या कुछ होगा इस बैठक के अंदर, वो भी हम अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। जी हां, विश्व कीर्तिमान बना रहे कोरोना। अखिलेश यादव ने लिखा है, फिर भी लाखों बच्चे इम्तिहान देने के लिए मजबूर है। इस तरह से अखिलेश यादव ने इम्तिहान के बहाने सरकार को निशाने पर लिया है। विश्व कीर्तिमान बना रहा कोरोना, फिर भी लाखों बच्चे इम्तिहान देने को मजबूर। अखिलेश यादव ने कुछ इन शब्दों के साथ सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव की तरफ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये ट्वीट किया गया कि देश में 83,883 पार बना विश्व कीर्तिमान, फिर भी लाखों बच्चे मजबूर है देने को इम्तिहान। यानी कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा गया है। जिस तरह से इम्तिहान को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है, उसी के जरिए एक बार फिर अखिलेश यादव ने यहां मौका पाते हुए सरकार को घेरा। बढ़ते अगली खबर की ओर। वाराणसी में उफान पर है नदियां। जी हां, काशी में नदियां उफान पर है। 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर यहां पर बढ़ा है। लोगों को पुलिस की हिदायत है कि घाटों से दूर रहे। तटीय इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। 1 लाख के करीब आबादी दोनों नदियों के तटीय इलाकों में है। ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इन लोगों को, इस पूरी आबादी को सुरक्षित या तो वहां से विस्थापित किया जाए या फिर इनके जानमाल को नुकसान ना हो, हर संभव तरीके का वहां पर इंतजाम किया जाए। फिलहाल संबंधित अधिकारी वहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से 50 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है, उसने चिंता को काफी हद तक बढ़ा दिया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को हिदायत दे दी गई है कि वो सतर्क रहे। 1 लाख के करीब आबादी है ऐसी जो कि नदियों के दोनों तटों की तरफ रहती है। ऐसे में जाहिर तौर पर हिदायत के साथ साथ इंतजामात भी यहाँ पर पूरे होने चाहिए, ताकि अगर कोई अचानक आपदा आती है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो फिर उससे निपटा जा सके, कम से कम लोगों की जान बचाई जा सके। सुजीत पटेल वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, फिलहाल क्या ताजा हालात वहां पर बाढ़ को लेकर, इसके खतरे को लेकर, किस तरह की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है?
जी बता दें, गंगा तो बहाव उठाई तो वरना भी, अब दोनों नदियां उफान पे है। लगभग 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। लोगों को घाट पे से दूर रहने की हिदायत पुलिस कर रही है, लगातार अनाउंस कर रही है और लोगों से बोल रही है कि आप लोग थोड़ा दूरी बना के रखे। वहाँ जो नीचे लोग हैं वहाँ पे हाथ जाके तो पानी तेज बढ़ रही है, लोगों को दिक्कत हो सकती है। लगभग 1 लाख करीब आबादी होने वाला ये तटीय इलाका है जो गंगा है या वरुणा है, दोनों क्षेत्रों में, और जिससे लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, ऐसे में एक्टिवनेस कितनी वहां नजर आ रही है? जो संबंधित अधिकारियां हैं, जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो कितने एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं, या फिर अभी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा और सेंटीमीटर ऊपर आए तब जाकर कुछ कार्रवाई की जाए? जी बता दें कि यहाँ जो गंगा का जो स्तर है तो लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, एनडीआरएफ पेट्रोलिंग कर लोगों को समझा रही है, और कोई जो लड़के कुत्ते ऊपर से जंप करके नहाते उनको समझा रही है। नाव को पूरी तरह से प्रिवेंट कर दिया गया है कि कोई बाहर का पानी का जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। इसे सब पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुजीत पटेल। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबर वाराणसी से, बीएचयू अस्पताल में लापरवाही लगातार जारी है। जी हां, कोविड वार्ड से कोरोना का मरीज यहां पर लापता हुआ है, इस तरह की खबर सामने आ रही है। मरीज के लापता होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 2 कोरोना के मरीज पहले ही लापता हो चुके हैं। अस्पताल के मुताबिक रात 1:30 बजे डिस्चार्ज किया गया, लेकिन उसके बाद वो लापता कहां हुआ, कैसे हुआ, कोई जानकारी नहीं। इस तरह से लापरवाही लगातार जारी है। बीएचयू अस्पताल की कोविड वार्ड से कोरोना का मरीज लापता हो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। मरीज के लापता होने के बाद जब परिजनों ने वहां पर हंगामा किया, जब परिजनों ने वहां पर अस्पताल प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जिम्मेदार वहां पर जो लोग थे उनसे सवाल जवाब किए, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ कि कोविड वार्ड से कोरोना का एक मरीज गायब हो गया है। अब वो कहाँ गया, कब गया, कैसे उसको जाने दिया गया, परिजनों के तमाम सवालों के जवाब देना अब अस्पताल प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। फिलहाल तो परिजनों ने यह देखी किस तरह से वहां पर हंगामा किया। बीएचयू अस्पताल में जो लापरवाही बरती गई उसको लेकर वो हंगामा हुआ। और बात करेंगे राकेश पांडे एनकाउंटर की, जो विवादों में घिर गया है। जी हां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 6 हफ्ते में इसके मद्देनजर इस मामले पर जवाब मांगा है। 9 अगस्त 2020 को सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने शिकायत की थी। मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी यूपी से भी इस बारे में जवाब तलब किया था। नूतन ठाकुर ने एनकाउंटर को संदिग्ध बताया था और अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले में करेगा। नूतन ठाकुर ने शिकायत में कहा था कि घर से उठाकर किया गया था एनकाउंटर। सुबह एनकाउंटर के समय राकेश पर एसटीएफ ने बताया था 1 लाख का इनाम। नीलेश चौहान हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, जिस तरीके से इस एनकाउंटर को एक बार फिर से उठाया गया है, सुर्खियों ये में आया है, जिस तरीके से ये विवादों में अब घिरा हुआ है, क्या कुछ अहम डिटेलिंग इसमें अब फिलहाल ताजा सामने आई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 9 अगस्त को सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर किया था। राकेश पांडे का ये एनकाउंटर था। राकेश पांडे और सलमान पांडे का एनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया था, जिसके बाद एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने एक जो अर्जी है मानवाधिकार आयोग में डाली थी, उसकी सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया है कि जो परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसका एनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया है। नूतन ठाकुर ने सवाल उठाए, इसे संदिग्ध बताया। अब फिलहाल आगे जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये एनकाउंटर विवादों में घिर गया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर अब नोएडा से। प्राधिकरण की बैठक में यूपी रेरा ने लिए अहम फैसले। जी हां, 6 प्रोजेक्ट्स को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। ये जानकारी है अंसल एपीआई बिल्डर के सुशांत गोल्फ सिटी के हैं ये 6 प्रोजेक्ट्स, जिसको लेकर ये शो कॉज नोटिस जारी किए गए। अंसल एपीआई की 3 अन्य साइट्स का भी फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा।
पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके मद्देनजर सुपरटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट सुपरनोवा फेज 4 के लिए भी फैसला है। पंजीकरण रद्द करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी करने का ये फैसला लिया गया। 6 प्रोजेक्ट ऐसे बताए जा रहे हैं जिसके मद्देनजर ये शो कॉज नोटिस जारी किए गए। यूपी रेरा का ये महत्वपूर्ण फैसला। खबर नोएडा से ही सुमित्रा अस्पताल पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट खुले में मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। ये जुर्माना ठोका गया। जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करके ये खामियां पाई थी। खुले में वेस्ट मिलने पर नोएडा अथॉरिटी ने जुर्माना लगाया। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 35 में स्थित है ये सुमित्रा अस्पताल, जिस पर ये जुर्माना ठोका गया। और अब खबर कुशीनगर जिले के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक का है, जहां पर एक महिला उत्पीड़न के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश ने कार्रवाई करने के बाद इस मामले की जांच का आदेश दिया है। लेकिन उनके आदेशों का उल्लंघन करते हुए मामले में लीपापोती करते हुए संबंधित अधिकारी नजर आई है। जी हां, ब्लड बैंक में कार्यरत एक क्षमा मिश्रा ने नामक एक पीड़ित महिला ने अपने ही प्रभारी पर तमाम आरोप लगाते हुए पहले तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यानी कि सीएमओ को शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन कार्रवाई न होने पर जिले के दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जिस मामले को संज्ञान में लेते हुए मंत्री जी ने अपने निजी सचिव के माध्यम से कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, जिस पर कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य भवन लखनऊ ने मंडलीय अपर निदेशक को पहले कार्रवाई करते हुए बाद में जांच का आदेश दिया। लेकिन मामले को लीपापोती करते हुए अपर महानिदेशक मंडलीय की ओर से मंत्री के आदेशों का पालन किया गया और न ही शासन के आदेशों का पालन किया गया। और जब है कि जो हमारे इंचार्ज हैं अरविंद राय जी, वो दिशा सरकारी के राणा प्रताप राय, इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है। और वो डेली आके यहाँ पे 6 घंटा 7 घंटा बेमतलब का, जब हमारे यहाँ की 4th क्लास भी नहीं है, वो यहाँ के बैठते हैं और जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको मतलब एक प्रेशर में रखते हैं अपनी दादागिरी से। इवन ना बंदा बहुत हायर एजुकेटेड है, ना यहाँ का स्टाफ है, फिर भी और इतना ज़्यादा समझिए कि अथॉरिटी है उनकी कि यहाँ से मतलब स्टाफ के सारे लोग बहुत डरते हैं और यहाँ का जितना इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ करते हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले यहाँ का AC, सरकारी AC यहाँ पे रिसीव हुआ है और उनके घर पे चल रहा है। इतनी गुंडाई है और डर के मारे कोई बोलेगा नहीं। तो मुझसे तो शुरू से इनको दिक्कत थी। जब मैंने ज्वाइनिंग की थी यहाँ पे तो आके मुझसे ऐसे बोले आपकी ज्वाइनिंग कैसे हो गई यहाँ पे, और हमारी मर्जी के बिना कोई यहाँ नौकरी नहीं करता है, इस तरीके से। और उनको हमेशा हमारे इंचार्ज पर सपोर्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही प्रदेश में महिला उत्पीड़न संबंधित तमाम मामलों में कठोर कार्रवाइयाँ हो रही है। लेकिन हम बात करेंगे जनपद कुशीनगर की, जहां एक महिला उत्पीड़न के मामले में स्वास्थ्य मंत्री को महिला ने शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन उस मामले में AD हेल्थ पे लीपापोती करने का आरोप लग रहे हैं। मामला बीते दिनों कुछ दिन पूर्व का है, जहां एक महिला ने स्वास्थ्य मंत्री को महिला उत्पीड़न संबंधित अपनी व्याख्या की थी। लेकिन उस मामले में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि पहले कार्रवाई कर उसके बाद इस मामले की जांच की जाए। लेकिन इस मामले में AD हेल्थ पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि लीपापोती करने की शिकायत आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रदेश की योगी सरकार क्या अपने स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों का पालन करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से उमर अंसारी, कुशीनगर। खबर कानपुर से सरेराह आपस में भिड़ी 2 लड़कियां, बीच सड़क पर दोनों लड़कियों ने जमकर हाथापाई की। लड़कियों के बीच हाथापाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर दोनों को शांत कराया, इनकी हाथापाई छुड़वाई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये वीडियो आपके सामने जो अब वायरल हो रहा है। सरेराह कैसे दोनों लड़कियां आपस में झगड़ती नजर आई, हाथापाई करती नजर आई। पनकी थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर का ये मामला बताया जा रहा है। आप लोग कहाँ रहते हो? शताब्दी नगर में। और आप यहाँ, आप कहाँ रहती हो? हम में रहते हैं। तो यहीं से यहाँ से आइए। अरे इसने मेरी फोटो लड़के को भेजी है। कहाँ भेजी है? इसने ऑडियो सुना रहा मेरे पास, ऑडियो सुना रही है।